बिलियन पार्ट के लास्ट थ्योरेटिकल वीडियो लेक्चर को डिस्कस करते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम हिमांक के अवनमन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो हमारा वीडियो लेक्चर था, वीडियो लेक्चर नंबर 8, उसमें हमने क्वथनांक के उन्नयन को डिस्कस किया था। दोनों ही टॉपिक बहुत सिमिलर हैं। इस वीडियो लेक्चर को देखने से पहले एक बार आप अवश्य 8th वीडियो लेक्चर, जिसमें कि हमने क्वथनांक का उन्नयन डिस्कस किया है, अवश्य देख लीजिएगा। तो जैसे कि सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा है, हिमांक। हिमांक शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है। हिम का अर्थ होता है जमना। वह ताप जिस पर कि कोई द्रव जमकर कठोर हो जाता है, उसको हम उस द्रव का हिमांक कहते हैं। जैसे कि जल का हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हम कह सकते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल अपने ठोस अवस्था में आ जाता है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हिमांक वह ताप होता है जबकि पदार्थ के द्रव अवस्था और ठोस अवस्था के वाष्प दाब एक दूसरे के समान हो जाते हैं। जब किसी विलायक में कोई विलय घोला जाता है तो विलायक के हिमांक में कमी आ जाती है। इसे ही हम हिमांक का अवनमन कहते हैं। जैसे शुद्ध जल 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ठोस अवस्था में चेंज हो जाता है, लेकिन यदि हम जल में कोई पदार्थ घोल दें, जैसे कि चीनी यदि हम उसके अंदर घोलते हैं, तो अब जल और चीनी का जो मिश्रण है, जिसे हम चीनी का जलीय विलयन बोलेंगे, वह 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठोस अवस्था में परिवर्तित नहीं होगा। वह 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पर ठोस अवस्था में परिवर्तित होगा। इसे ही हिमांक का अवनमन कहते हैं। विलायक में आप जितनी अधिक मात्रा में विलय पदार्थ घोलेंगे, उसका हिमांक उतना ही कम हो जाएगा। एक एग्जाम्पल के रूप में हम कह सकते हैं, यदि 100 ग्राम जल में हम 10 ग्राम चीनी घोलते हैं और उसका हिमांक मान लीजिए घट करके -2 डिग्री सेंटीग्रेड हो जा रहा है, और इसी प्रकार से यदि हम 100 ग्राम जल में 5 ग्राम चीनी घोलेंगे, तो अब जल और जो 5 ग्राम चीनी का मिश्रण है वो -2 डिग्री सेंटीग्रेड पर ना जम करके -2 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पर जमेगा। हो सकता है कि वह -4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जमता हो, -5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जमता हो। तो हम कह सकते हैं कि हिमांक सांद्रता पर निर्भर करता है। जिस विलयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी, उसका हिमांक उतना ही कम होगा। आइए इसको एक ग्राफ के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसे कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं, हिमांक का अवनमन बराबर विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक। हिमांक के अवनमन को हम डेल्टा TF से प्रदर्शित करेंगे और विलायक के हिमांक को T0 से और विलयन के हिमांक को हम TS से प्रदर्शित करेंगे। तो हम कह सकते हैं हिमांक का अवनमन बराबर डेल्टा TF T0 माइनस TS। यहाँ पर हम y अक्ष पर वेपर प्रेशर वाष्प दाब को प्रदर्शित करेंगे और x अक्ष पर हम टेम्परेचर को प्रदर्शित करेंगे। टेम्परेचर आप डिग्री सेंटीग्रेड में या केल्विन पैमाने पर ले सकते हैं। दोनों में से कोई भी यूनिट आप इसकी यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि हमारे वीडियो लेक्चर नंबर 7 में वाष्प दाब के बारे में बताया जा चुका है, जब हम किसी विलायक में विलय घोल करके विलयन बनाते हैं तो प्राप्त होने वाले विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। ठीक इसी क्रम में आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख सकते हैं, किसी द्रव का हिमांक वह ताप होता है जब द्रव का वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। यदि हम केवल विलायक को ठंडा करते हैं या उसका टेम्परेचर कम करते हैं, तो वह एक ताप पर ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। इसको ग्राफ के द्वारा इस प्रकार से समझ सकते हैं। यहाँ पर हमने x अक्ष पर टेम्परेचर ले रखा है, जो कि डिग्री सेंटीग्रेड में या फिर केल्विन स्केल में हो सकता है, और y अक्ष पर हमने वेपर प्रेशर ले रखा है। तो यहाँ हमने ठोस विलायक के ग्राफ को प्रदर्शित किया है। ठोस विलायक, जब कोई विलायक द्रव अवस्था से इस ग्राफ के समीप आएगा तो वह ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। ये विलायक का हिमांक है
ए बिंदु पर जैसे ही ये आया तो ठोस अवस्था में परिवर्तित हो गया। विलायक में विलय मिलाकर के हमने विलयन बनाया, और जब ये बी बिंदु पर पहुंचा तो विलयन में उपस्थित विलायक के कण ठोस अवस्था में चेंज हो गए। इसको हमने विलयन नंबर 1 कह दिया। एक और अधिक सांद्रता का हम विलयन बनाते हैं, और जब ये सी बिंदु पर पहुंचता है तो इसमें उपस्थित विलायक के कण ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ए बी सी क्रम से विलायक विलयन नंबर 1 और विलयन नंबर 2 के हिमांकों को प्रदर्शित कर रहा है। आप देख सकते हैं कि विलायक की तुलना में विलयन नंबर 1 का वाष्पदाब कम है, बी बिंदु थोड़ा सा नीचे की ओर है, और चूंकि विलयन नंबर 2 की सांद्रता विलयन नंबर 1 की सांद्रता से अधिक है, इसलिए उसका वाष्पदाब विलयन नंबर 1 के वाष्पदाब से और भी कम है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है विलयन नंबर 2 की सांद्रता अधिक है विलयन नंबर 1 की सांद्रता से। यहां पर ए बिंदु पर विलायक का वाष्पदाब P0 और विलायक का हिमांक T0। बी बिंदु पर विलयन नंबर 1 का वाष्पदाब P1 और एक्स एक्सिस पर हिमांक T1। आप देख सकते हैं कि विलायक का हिमांक अधिक है और विलयन का हिमांक कम है, जबकि सी बिंदु पर इस प्रकार से विलयन नंबर 2 का वाष्पदाब P2 और एक्स एक्सिस पर उसका हिमांक T2। तो ए बी सी और ये वाला जो पॉइंट है D और ये वाला पॉइंट E, हमको यहाँ पर दो त्रिभुज देखने हैं, त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज ACD। दोनों ही समरूप त्रिभुज हैं। इसकी खड़ी रेखा AE और त्रिभुज ACD की जो खड़ी रेखा है वो AD। ABE त्रिभुज की पड़ी रेखा BE और त्रिभुज ACD की जो पड़ी हुई रेखा है वो है CD। AE P0 में से यदि हम ये P0 है यहां तक P1 घटा दें तो हमको AE प्राप्त हो जाएगा। P0 माइनस P1 AD, ये AD है। P0 में से यदि हम P2 माइनस कर दें तो हमको AD प्राप्त हो जाएगा। BE, ये BE है, यहां से लेकर यहां तक T0 और यहां तक T1, T0 माइनस T1, T0 माइनस T1, इसी प्रकार से T0 माइनस T2। इसको मैं डेल्टा P1 लिख देता हूं, इसको डेल्टा P2 बराबर डेल्टा T1 और डेल्टा T2। मैं कह सकता हूं डेल्टा P वाष्पदाब का अवनमन समानुपाती हो जाएगा डेल्टा TF के। यहां पर डेल्टा TF बराबर T0 माइनस TS, जिसे हम हिमांक का अवनमन बोलेंगे। T0 शुद्ध विलायक का हिमांक और TS विलयन का हिमांक है। तो जब हम विलायक में विलय घोल करके विलयन बनाते हैं तो हिमांक में कमी आ जाती है, जिसे हम हिमांक का अवनमन कहते हैं, और ये हिमांक अवनमन की कमी वाष्पदाब अवनमन के समानुपाती होती है। इसको हम समीकरण नंबर 1 कह देते हैं।
तो समीकरण नंबर 1 से हमने ये समझने का प्रयास किया कि वाष्पदाब का अवनमन हिमांक अवनमन के समानुपाती होता है। राउल्ट के नियम से हम जानते हैं वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल अंश या मोल प्रभाज के बराबर होता है। मोल अंश का मान लगा देते हैं। आप जानते हैं मोल अंश स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। क्योंकि एन का मान 1 से बहुत ही कम है, इसलिए एन प्लस कैपिटल एन का मान लगभग कैपिटल एन के बराबर होगा। तो P0 माइनस PS बटे P0 बराबर स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। इसको आप डेल्टा P लिख दीजिए। डेल्टा P बराबर P0, इसको पक्षांतर करके यहां पर ले गए। स्मॉल एन की वैल्यू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m, कैपिटल एन की वैल्यू कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 2 की सहायता से हमने ज्ञात किया कि वाष्पदाब का अवनमन P0 स्मॉल w अपॉन स्मॉल m सबके बटे में कैपिटल W अपॉन कैपिटल M के बराबर होगा। डेल्टा P बराबर P0, m को ऊपर ले जाइए, स्मॉल w बटे स्मॉल m कैपिटल W, स्मॉल w अपॉन स्मॉल m विलय के मोल, कैपिटल W विलायक का भार, मोलर, इसका मान मोललता के बराबर हो गया। डेल्टा P की वैल्यू समीकरण नंबर 1 से डेल्टा TF के बराबर है, बराबर P0 और M दोनों ही कांस्टेंट हैं, इसलिए एक नया कांस्टेंट लगा देते हैं K, और स्मॉल w बटे स्मॉल m सबके अपॉन में कैपिटल W, इसकी जगह हम मोललता लिख देते हैं। समीकरण नंबर 3, यहां पर P0 विलायक का वाष्पदाब है और कैपिटल M विलायक का अणुभार है। क्योंकि ये दोनों नियतांक होंगे तो इनकी जगह, इन दोनों की गुणा की जगह हमने एक नया नियतांक लगा दिया। P0 और M की मल्टीप्लिकेशन की जगह एक नया नियतांक लगा दिया K, जिसको कि हम मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। इसकी बात आगे कर लेंगे। तो समीकरण नंबर 3 से अगर हम बात करें, समीकरण नंबर 3 से डेल्टा TF समानुपाती मोललता, इससे ज्ञात होता है कि हिमांक का अवनमन मोललता के समानुपाती होता है। जितनी अधिक मोललता होगी उतना ही अधिक हिमांक का अवनमन होगा। आप ग्राफ से भी इसको देख सकते हैं। विलयन नंबर 2 की सांद्रता अधिक है तो उसका हिमांक अवनमन अधिक है विलयन नंबर 1 की तुलना में। तो यहाँ पर हम के मोलल अवनमन स्थिरांक के बारे में समझने का प्रयास करते हैं और फिर से हम समीकरण नंबर 2 पर पहुंचते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको ऐसे ही अपनी कॉपी में लिखिएगा। तो समीकरण 2 से डेल्टा P बराबर P0 M स्मॉल w बटे स्मॉल m कैपिटल W, डेल्टा P की जगह हमने डेल्टा TF लिख दिया, बराबर K स्मॉल w बटे स्मॉल m कैपिटल W किलोग्राम में है, क्योंकि मोललता का सूत्र होता है विलय का भार बटे विलय का अणुभार बटे विलायक का भार किलोग्राम में। तो 1000 से इसको भाग कर दे रहे हैं, अब ये ग्राम में हो गया। तो डेल्टा TF बराबर 1000 गुणा K गुणा स्मॉल w बटे कैपिटल W गुणा M। यहां से M का मान निकाल लीजिए, 1000 गुणा K गुणा स्मॉल w अपॉन कैपिटल W डेल्टा TF। समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4 की सहायता से हिमांक अवनमन के द्वारा हम विलय के अणुभार की गणना कर सकते हैं। यदि हम फिर से समीकरण नंबर 2 से बात करें तो मोलल अवनमन स्थिरांक K की डेफिनेशन हम ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि वह किस प्रकार से होगा।
तो समीकरण नंबर दो से डेल्टा पी बराबर पी जीरो एम स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम कैपिटल डब्ल्यू। पी जीरो कॉन्स्टेंट है, एम कॉन्स्टेंट है, इन दोनों की गुणा एक नया कॉन्स्टेंट होगा के यहाँ पे मोलल अवलंबन स्थिरांक है। डेल्टा टी एफ बराबर 1000 गुणा के गुणा स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम, इसकी जगह एन लिख दीजिए, विलय के मोलों की संख्या बटे कैपिटल डब्ल्यू ग्राम में। यदि एन का मान 1 मोल ले लें हम, विलय के मोलों की संख्या 1, कैपिटल डब्ल्यू 1000 ग्राम ले लें, यानी कि विलय के 1 मोल 1000 ग्राम विलायक में घोलें, तो यहां पर डेल्टा टी एफ की वैल्यू के बराबर आ जाएगी और यहां से ही हम के अर्थात मोलल अवलंबन स्थिरांक की डेफिनेशन ज्ञात कर सकते हैं। तो मोलल अवलंबन स्थिरांक की परिभाषा इस प्रकार से हो सकती है, स्थिर ताप पर 1000 ग्राम विलायक में 1 मोल विलय विलीन करने पर, घोलने पर, विलीन करने पर हिमांक का अवलंबन मोलल अवलंबन स्थिरांक के बराबर होता है। ये मोलल अवलंबन स्थिरांक की डेफिनेशन है। हिमांक के द्वारा हम बहुत सारे कार्य अपने दैनिक जीवन में करते हैं। आप देखते हैं कि जब हम आइसक्रीम जमाते हैं तो बर्फ के साथ हम कुछ नमक मिलाते हैं, जिससे कि बर्फ का जो हिमांक है वो कम हो जाता है। और आमतौर से वैसे तो बर्फ हमको 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देता है, लेकिन जब उसमें हम नमक मिला देते हैं तो उसका हिमांक कम हो जाता है और वो 0 से भी कम टेम्परेचर हमको देने लगता है, -2 या -3 या -4 डिग्री सेंटीग्रेड। बर्फ में आप जितनी ज्यादा मात्रा में नमक मिलाएंगे उतना ही ज्यादा उसका हिमांक कम होगा। क्योंकि नमक एक सस्ता पदार्थ है, इसलिए नमक मिलाया जाता है। नमक के स्थान पर यदि आप कोई और पदार्थ मिलाएंगे तब भी बर्फ का हिमांक का अवनमन हो जाएगा। इसके और भी उदाहरण हैं। जो ठंडे इलाके होते हैं जहाँ पे बहुत अधिक बर्फ पड़ती है, उस बर्फ को हटाने के लिए सड़क के किनारे किनारे नमक की परत लगा दी जाती है, जिससे कि बर्फ का हिमांक कम हो जाता है। क्योंकि उसका हिमांक वातावरण के टेम्परेचर से कम हो जाता है, इसलिए वो गल जाता है और जो बर्फ होती है वो बह करके चली जाती है, सड़कें साफ हो जाती हैं, जिससे कि गाड़ियां, वाहन और चलना आसान हो जाता है, फिसलन खत्म हो जाती है। तो हिमांक के अवनमन के ये कुछ दैनिक जीवन में हम उदाहरण देखते हैं। इस प्रकार ये टॉपिक यहाँ पर फिनिश होता है और पूरा चैप्टर भी यहाँ पर फिनिश होता है। यदि आपको कुछ कठिनाई या परेशानी आती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं।